तो क्या संभल में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर कराने का आदेश देना संभल के सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर को भारी पड़ गया? कहने को तो ये एक रूटीन ट्रांसफर है, लेकिन इसकी चर्चा इतनी है कि सियासत तक खिल गई। कौन है विभांशु सुधीर, जो कि संभल के सीजेएम थे, और उन्होंने क्या ऐसा किया कि इस वक्त वो सबसे ज्यादा चर्चा में है? तो आज जानेंगे उनके बारे में। इसके अलावा यह भी जानिए कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच ऐसा क्या हो गया कि अब यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है। क्या यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है या फिर दोनों में समझौते की कोई गुंजाइश है? कहते हैं इन दोनों के बीच कोई तीसरा भी है जो प्रतीक के साथ है। कौन है वो, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। विभांशु सुधीर के बारे में हम जाने उसके पहले का एक बैकग्राउंड देखिए। 6 जनवरी को एक याचिका दायर होती है सीजेएम कोर्ट में। यामीन नाम के शख्स ने एक याचिका लगाई और कहा कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें उनका बेटा बिस्किट लाने बाहर गया था और उसे 3 गोलियां लगी। इस पर सुनवाई करते हुए जज विभांशु सुधीर ने एक आदेश पारित किया और अनुज तोमर, जो कि वहां के इंस्पेक्टर थे, इन दोनों के खिलाफ और साथ साथ लगभग 2 दर्जन के आसपास पुलिसकर्मियों पर एफआईआर करने के आदेश दिए थे। इस आदेश से पूरी जो प्रशासनिक मिशनरी है वो खफा हो गई थी। और याद करिए, वहां के एसएसपी, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है और अब कोई केस दर्ज नहीं होगा। खैर, यह तो इस घटना की बात थी, लेकिन आखिर हुआ क्या क्या जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि विभांशु सुधीर का तबादला हुआ? एक और मामला, यह मामला भी जानिए। 6 जनवरी का मामला ताजा था और इस मामले में पुलिस प्रशासन महकमे में तो बिल्कुल हड़कंप समझ गया था। कृष्ण कुमार विश्नोई, जो कि वहां के एसपी हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि इस मामले में जांच हो चुकी है, कोई एफआईआर नहीं होगी। लेकिन यह पहला मामला नहीं था। इसके पहले का मामला अगर देखें तो 24 दिसंबर को, पिछले साल 24 दिसंबर 2025 को 3 साल पुराने एक मुठभेड़ के मामले में बहजोई के थाना प्रभारी पंकज लवानिया और 4 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा सहित कुल 13 पुलिस वालों पर एफआईआर के आदेश दिए थे सीजेएम ने। तो ये 2 अलग अलग मामले हुए। एक जो 24 दिसंबर को 3 साल पुराने मुठभेड़ का मामला था, उसे फर्जी करार देते हुए बहजोई थाने के कई पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश हुए थे। और 6 जनवरी को संभल हिंसा के दौरान घायल एक लड़के के पिता की याचिका पर अनुज चौधरी, अनुज तोमर और ऐसे तमाम पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। ये 2 ऐसे मामले थे जिसने एक तरीके से पूरा माहौल ये बना दिया कि पुलिस प्रशासन ने साफ साफ कह दिया कि वो अब इस मामले में कोई कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि अदालती जांच ही, मजिस्ट्रियल जांच ही इसकी पूरी हो चुकी है। लेकिन जज के रुख को देखते हुए कहीं ना कहीं हड़कंप था और ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्त में ऐसे कई और फैसले संभल को लेकर के आ सकते हैं। खैर, यह तो बात उनके फैसलों की हो गई, लेकिन बीती रात अचानक क्या हुआ? बीती रात अचानक एक ट्रांसफर की लिस्ट आती है जिसमें कई जजेस के ट्रांसफर हुए, लगभग दर्जन भर, और उसमें एक नाम विभांशु सुधीर का भी था। और विभांशु सुधीर को का तबादला करके उन्हें सुल्तानपुर भेज दिया गया। लेकिन यहां भी एक पेच है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजेएम के बजाय उन्हें यहां डिमोट करके बुलाया गया, एक पद नीचे, जबकि आदित्य सिंह को नया सीजेएम का प्रभार, या यूं कहें नया सीजेएम नियुक्त किया गया संभल का। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि विभांशु सुधीर का पूरा करियर सिर्फ तबादलों से भरा है? तो वो हम आपको बताते हैं।
तो विभांशु सुधीर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संभल और चंदौसी में पोस्टेड थे। भदोही के रहने वाले हैं और बिल्कुल नई उम्र के हैं, 1990 बॉर्न हैं। और इन्होंने जो ज्वाइन की थी अपनी ये जुडिशियल सर्विसेज, ये इन्होंने मई 2013 में इन्होंने सर्विस ज्वाइन किया और पहला प्रमोशन 2019 में मिला, उसके बाद फिर 2021 में मिला। इस तरीके से उनको प्रमोशन भी लगातार मिलते रहे। अगर देखा जाए तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, LLB इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। लेकिन इसी 12 सालों में 2013 में इन्होंने ज्वाइन किया और 2025 आते आते इनके 15 तबादले हो गए। सबसे लंबा अगर कहीं करियर इनका रहा तो इनकी शुरुआत का रहा, जो कि सुल्तानपुर में ही इन्होंने जो शुरुआत की थी एडिशनल सिविल जज से जूनियर डिवीजन में, वो 2013 से 2015 का रहा। उसके बाद अगर देखें सिविल जज ये सुल्तानपुर में 2015-16 तक रहे, यानी कि लगातार सुल्तानपुर में ये 2013 से 2016 तक रहे। यहीं पर प्रमोट भी हुए। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एटा बने, सिविल जज एटा बने, सिविल जज जलेसर एटा बने, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एटा में रहे। उसके बाद ये मुरादाबाद इनका ट्रांसफर हुआ, एडिशनल सिविल जज मुरादाबाद रहे, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मुरादाबाद रहे। और उसके बाद 2020 से ये चंदौसी यानी कि संभल में रहे। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चंदौसी ये 2020 से 21 रहे। सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी में ही रहे। उसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तौर पर गाजियाबाद गए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गाजियाबाद रहे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ललितपुर बने, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आगरा रहे और फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट संभल चंदौसी रहे। तो 12 सालों में प्रमोशंस के साथ ये लगातार 15 इनके एक तरीके से तबादले आप कह सकते हैं, या प्रमोशंस के साथ इनके करियर में बदलाव आप मान सकते हैं। तो ये माना जा सकता है कि इनका करियर लगातार उतार चढ़ाव भरा रहा है, लगातार प्रमोशन भी पाते रहे। और इस घटना इस तबादले ने तो एक तरीके से इनके नाम की पहचान बड़ी कर दी। और चूंकि एक घटना से यह मामला जुड़ा है, पुलिस वालों पर FIR का मामला है, तो यह मामला सियासी भी हो गया है। अखिलेश यादव ने आज एक सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट भी लिखा है। क्या लिखा है देखिए। तो अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर के लिखा। हालांकि उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिखा, लेकिन जो वो लिखा उसके मायने बड़े साफ हैं। उन्होंने लिखा, सत्य स्थानांतरित नहीं होता, उसका स्थान अचल है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन सीधे सीधे लोकतंत्र का हनन है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही संविधान की अभिभावकीय सुरक्षा कर सकती है। तो अखिलेश यादव के इस सोशल मीडिया पोस्ट को सीधे सीधे विभांशु सुधीर के इस तबादले से ही जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि सरकार या सरकारी तंत्र के दबाव में चाहे जिस स्तर पर हुआ हो, यह तबादला हुआ है। यही नहीं, विपक्ष ने तो इसे मुद्दा बना लिया। विपक्ष के नेताओं ने खूब खरी खोटी सरकार को सुनाई। तो खैर 4 महीने से कुछ ज्यादा 18 सितंबर 2025 को वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने थे और अब वो यहां से यानी कि संभल से उनका तबादला दोबारा सुल्तानपुर कर दिया गया है। तो उनके इस करियर के इस उतार चढ़ाव पर हमने आपको बताया कि कौन थे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर। हमारी नजर रहेगी कि आगे इस मामले में होता क्या है। अगली खबर। और अब बात करेंगे अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच की में आई उस दरार की जो मीडिया में सुर्खियों में है, और सुर्खियों में होने की एक वजह भी है। प्रतीक यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, अपर्णा जो कि मुलायम सिंह की बहू हैं, दोनों पति पत्नी के बीच के जो रिश्ते हैं वो अब इतने
इनके बीच में खटास आ चुके हैं कि अब वो सार्वजनिक हो चुका है। हालांकि कुछ महीने पहले भी एक बार प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था, लेकिन तब शायद उसे ज्यादा सीरियस नहीं माना गया और उसके बाद कई जगहों पर यह पूरा परिवार एक साथ दिखा। हाल में सैफई में जब पूरा परिवार जुटा था तो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव के साथ दिखे थे। बाकायदा जो घर की परंपरा है, घर का संस्कार है, उसके मुताबिक पैर छूते, परिवार के साथ मिलते जुलते दिखाई दिए थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रतीक यादव और अपर्णा में इतनी दूरी आई कि पहले सुबह और फिर रात में 2 पोस्ट करके, सोशल मीडिया पर लिख करके प्रतीक यादव ने एक तरीके से उन्हें खारिज ही कर दिया। अगर आप देखें तो पहले तो उन्होंने सीधे सीधे पहले पोस्ट में उन्हें तलाक देने की बात कह दी कि उनके बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा कि डाइवोर्स मैं देता हूं, मैं देना चाहता हूं। जब रात को दूसरी पोस्ट उन्होंने लिखी तो उसमें अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई से दूरी का जिक्र किया और अपर्णा यादव को सेल्फिश महिला बताया। लेकिन क्या इन दोनों के बीच की जो ये दूरी है ये अचानक आई है? अगर अपर्णा यादव के करीबी सूत्रों की माने तो कोई ना कोई ऐसा है, और खासकर उनका इशारा समाजवादी पार्टी के भीतर से है कि कोई ऐसा है जो उनके पति के साथ मौजूद है, क्योंकि वो इस वक्त लंदन में है जैसा बताया जा रहा है, और जिसने इस तरीके से पोस्ट किया है। अपर्णा यादव के करीबियों का मानना है कि वो इस तरीके की पोस्ट नहीं कर सकती। नाराजगी हो सकती है, किस परिवार में नाराजगी नहीं होती, पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के पोस्ट आए हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि इन दोनों के बीच कोई तीसरा आया है और वो तीसरा प्रतीक के साथ मौजूद है। कौन है इसका खुलासा नहीं है, लेकिन अपर्णा यादव के जो नजदीकी लोग हैं उनका मानना है कि जो भी हो उनके साथ कोई ना कोई तो मौजूद ऐसा है जो इस तरीके के पोस्ट कर रहा है। खैर, इस परिवार को नजदीक से जानने वाले कई लोग हैं जो इस परिवार के करीबी मित्र या यूं कह लें उनके जानकार हैं। सबने एक ही बात कही है कि यह दौर भी निकल जाएगा, लेकिन ये जो स्थितियां इस वक्त आई हैं इन दोनों के बीच में, ये पहले कभी इस तरीके का नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं प्रतीक यादव जो कि सियासत से दूर रहने वाले और अपर्णा यादव घोर सियासी महिला, यानी कि जिसकी सियासी महत्वाकांक्षा बहुत है, और प्रतीक यादव जो कि मुलायम सिंह के बेटे होने के बावजूद जिनकी सियासी महत्वाकांक्षा नहीं के बराबर है। कहीं ना कहीं ये ऐसा टकराव है जो कि इस दंपत्ति को इस मोड़ पर ले आया है। सुनिए उन्हें जानने वाले 2 शख्स इन दोनों ने इस परिवार के बारे में क्या कहा है। और मैं अपर्णा जी का सारा पक्ष और प्रतीक जी का सारा पक्ष जानता हूं, तो इसमें कहीं भी जो देखिए कुछ दिन पहले 2 दिन पहले आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे प्रतीक जी द्वारा एक पोस्ट लिखी गई जो निश्चित रूप से गुस्से और भावावेश में लिखी गई। और अपर्णा जी से मेरी लंबी बातचीत हुई। देखिए हर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन, खटपट, हस्बैंड वाइफ परिवार में चलता रहता है, बाप बेटे में चलता है, हस्बैंड वाइफ में चलता है, भाई भाई में चलता है। ये साधारण सी बात थी जिसको प्रतीक जी ने गुस्से में इजहार सोशल मीडिया पे किया। सोशल मीडिया पे लिखने पर बात अपने आप बढ़ जाती है क्योंकि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और ऑब्वियसली लोग कयास लगाएंगे और सही लगाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब कोई चीज लिखी जाती है तो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। तो ये सही है कि थोड़ा बहुत हस्बैंड वाइफ में कई बार होता है, अपर्णा जी प्रतीक जी में भी हुआ होगा, लेकिन अभी वो 2 दिन बाद को बीत चुके हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी जो संभावनाएं लोग तलाश रहे हैं, कई लोग कई तरह की बातें लिख रहे हैं कि परिवार टूटेगा, बिखरेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज जो पहचान अपर्णा की है वो यादव परिवार की बहू के नाते ही है। और 2022 में असेंबली चुनाव के पहले उन्होंने जो एक कदम उठाया था अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत, तो जाहिर सी बात है उससे पूरा परिवार कहीं न कहीं से आहत हुआ है। एक बड़ी चोट थी, यादव परिवार के ऊपर बड़ी चोट थी। तो ऐसी सूरत में यहाँ कुछ भी हो तो खबर बन जाती है
और खबर है इस चीज़ से इनकार। मैं तो बता रहा हूँ वो मैं तो पारिवारिक तौर पे मेरा संपर्क रहा है, लेकिन मुझे ये सब बोलने में भी तकलीफ हो रही है क्योंकि विषय ऐसा है। और जहाँ तक विवाद की बात है तो विवाद इसके पहले भी कई बार हुआ है। इतना गुस्सा क्यों दिख रहा है? मतलब प्रतीक के भीतर एकदम जैसे भरे हुए प्रतीक हैं। मतलब ये कह देना पोस्ट में कि मैं तलाक देने जा रहा हूँ, और ये कह देना कि हमारे पूरे परिवार को इन्होंने तोड़वा दिया, ये अचानक से इतना गुस्सा क्या दिखाता है? देखिए ऐसा है कि गुस्सा पहले भी कर चुके हैं। और प्रतीक यादव के यहाँ तक सवाल है, प्रतीक यादव की घर में कभी किसी से पटी नहीं। प्रतीक यादव की अखिलेश यादव से कभी नहीं पटरी खाती रही, जबकि उनके भाई है। तो प्रतीक यादव सामान्य तौर पर आपने प्रतीक यादव का पब्लिक अपीयरेंस देखा नहीं होगा, तो आप तो इतने साल से पत्रकारिता में आए। प्रतीक यादव खाली अपने बिजनेस और अपना जो उनका अपने खुद के काम है, व्यावसायिक काम है, वहाँ तक जुड़े रहते हैं। उनका इंटरेस्ट वहीं तक होता है। प्रतीक यादव थोड़ा सा बीमार सा रहते हैं पिछले काफ़ी दिनों से। उनको न्यूरो की प्रॉब्लम है और किसी के व्यक्तिगत व्यवहार पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो थोड़ा सा जो आजकल की जो यंग जनरेशन के जो शौक़ होते हैं, पार्टी लाइफ, नाइट लाइफ, इन सब से भी, इस तरह के ग्रुप में भी उनका उठना बैठना है। तो लोगों की आशंका तो यही है कि हो सकता है कहीं पार्टी वगैरह में गए रहे हों, कोई बात हुई हो उसी पर इस तरह से। खैर, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि शायद इस बार भी जो ये संकट इन दोनों इस परिवार पर आया है या इस दंपत्ति पर आया है वो टल जाएगा। लेकिन इस बार ये जो खटास है, ये आसानी से हटने वाली खटास नहीं दिखाई देती। प्रतीक जब लंदन से लौटेंगे या जब अपर्णा यादव लौटकर लखनऊ आती हैं, तब शायद इस पर और कुछ खुलासा हो पाए। तब तक इंतजार कीजिए। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।